साइन, उसके बाद क्या हो जाता है कॉस, उसके बाद क्या होता है टेन, उसके बाद क्या होता है कॉसेक, और उसके बाद क्या होता है सेक, उसके बाद क्या होता है कॉट। इस चीज को पूरा करने से पहले हम एक चीज पे फोकस करते हैं बेटा। ये चीज तो हमें पता है कि एक इसमें जो है वो प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर्स होता है। यानी कि साइन अगर दिया हुआ है तो प्राइमरी है तो इसका कॉसेक सेकेंडरी हो जाएगा, कॉस अगर प्राइमरी है तो सेक इसका सेकेंडरी हो जाएगा, टेन अगर है तो कॉट हो जाएगा। सेकेंडरी का मतलब क्या हो जाता है ठीक अपोजिट वैल्यू। ठीक है, इसका एक बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहले उस फॉर्मूला को देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, बहुत से तरीके से इसको देखते हैं। ठीक है, बहुत से वेज हैं इसको रिमेम्बर करने का। हम लोग बोलते हैं पंडित बलदेव प्रसाद हर हर बोल, कोई बोलता है क्या बोलता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, या उससे भी नहीं तो क्या बोलता है पापा बीड़ी पिए, हाँ जी बेटा। तो बहुत सारा फॉर्मेशन है, कुछ मैंने आप लोगों से सीखा है, कुछ मुझे पता था। हिंदी में हम लोग लाल कक्का से रिमेम्बर करते हैं इसको, हिंदी में रहता है लाल कक्का, लाल कक्का। ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में अब क्या क्या होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये तीन चीज होता है। यानी ऊपर से लीजिए तो ऊपर से प्राइमरी वाला हो जाता है, यानी ये साइन का हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा और ये टेन का हो जाएगा। ठीक इसका अपोजिट वैल्यू में ये अगर ले लेते हैं तो ये कॉसेक का हो जाता है, ये सेक का हो जाता है और ये कॉट का हो जाता है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, यही हमें बहुत सारा सम्स करके दे देता है। ठीक है, साइन इजकल टू पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस इजकल टू वी बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन इजकल टू पी बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉसेक में ठीक अपोजिट हो जाता है, एच बाई पी यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक के लिए हाइपोटेनस बाई बेस और कॉट के लिए बेस बाई परपेंडिकुलर। अब जब ये एक दूसरे के साथ अपोजिट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों मिला के वैल्यू 1 देगा, वही प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। यानी कि अगर हम साइन को कॉसेक के साथ मिलाएंगे तो वैल्यू 1 देगा, ऐसे ही अगर कॉस को अगर हम सेक के साथ मिलाएंगे तो 1 देगा, ऐसे ही टेन को अगर हम कॉट के साथ मिलाएंगे तो 1 देगा। ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसका किसके साथ रिलेशन है ये निकालना है। और एक चीज मैं मेजर चीज बता रहा हूं, आप किसी का भी किसी के साथ रिलेशन निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, अगर आप डायरेक्ट उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप किसी का भी किसी के साथ रिलेशन निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें इतने सारा फॉर्मूला है, इतना ज्यादा इसमें बनाया हुआ है जो उस पर आपका किसी न किसी तरीके से उसका रिलेशन जुड़िए जाता है। ठीक है, हम लोगों में कहावत है ये ब्राह्मणों की लत्ती होती है, जो अगर आप 10 पीढ़ी ऊपर तक जाइएगा तो दो ब्राह्मण आपस में पता चला किसी न किसी रूप में ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वैसे ही इसका होता है। अब आइए थोड़ा इसके जो वैल्यू होता है, यानी इसको सर्कुलर वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, अब इसका जो सर्कुलर वैल्यू होता है उस पर ज्यादा हम फोकस करते हैं। देखिए, अगर वहां 9 रिमेम्बर तो ये 5 अंगुली है ना जी, नीचे में सबका 4, चलिए ले लेते हैं नीचे में सबका 4। ठीक है, ऐसे पहले समझ लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 हो गया। ये क्या है 0। ठीक है, ये क्या हो गया 0, और नीचे में मैंने क्या कहा सबका 4। अब यहां देखिए हम एक काम कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं 0/4, यहां कर लेते हैं 1/4, यहां कर लेते हैं 2/4, यहां कर लेते हैं 3/4, यहां कर लेते हैं 4/4। अब देखिए सब पे पहले तो रूट चढ़ा लीजिए, सब पे रूट चढ़ जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या ला के देगा 0/4। अगर 4/0 रहता तो इनफाइनाइट हो जाता है, इंडेफिनिट हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर 0/4 है तो इसका क्या वैल्यू हो जाता है 0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1/2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए, ये इससे 2 से कट जाएगा तो 1/√2 क्या हो जाएगा 1/√2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। एकदम इजी, या तो इस प्रोसेस से देखिए या अब अपने हाथ के प्रोसेस से देखते हैं। ठीक है, 0 डिग्री में क्या होता है 0 डिग्री में क्या होता है 0। इसके ऊपर कुछ है, इसके ऊपर कुछ है तो नहीं होगा, तो सिर्फ 0। चलिए अब सेकंड नंबर कितना है 30 डिग्री। अब ये इसके ऊपर क्या गो दोनों मिला के क्या गो, तो कितना वैल्यू हो गया। चलिए अब इस पे आ जाइए, अब देखिए इस पे कितना है इसका, अब हम कितना ले रहे हैं 45 ले रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर क्या गो है 2 गो, नीचे का चेंज नहीं तो 4, हम यहां भी 4 रखेंगे, 2 गो स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 है 1/2। ऐसे ही इसके अब इस पे आइए 60 पे आइए, ये वाला ऊपर में क्या गो 3 गो, रूट चढ़ाइए √3, कोई डाउट नहीं, नीचे वाला चेंज नहीं होगा, 4 गो का 4 गो,
तो क्या हो गया √3/2 हो गया। अब ये वाला आइए 4 का 4 4/4 1, या तो इस पे निकाल दीजिएगा या तो ये प्रोसेस निकाल दीजिएगा 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 4 कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें ये पता चल गया है, एक अगर पता चल गया है, बाकी ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। कैसे बनेगा? अब कॉस क्या हो जाएगा? ठीक इसका उस तरफ से राइट कर लीजिए बेटा 1 √3/2 1/√2 1/2 0 हो गया। अब अगर 2 का पता चल गया तब तो 10 का इजी निकल जाएगा। क्यों? साइन बाय कॉस होता है 10 का वैल्यू। 10 का वैल्यू क्या हो जाता है? साइन बाय कॉस। तो अब यहां देखिए 0/1 0/1 0। अब यहां देखिए 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 चला गया तो 1/√3। अब यहां देखिए 1/2 और 1/2 कट जाएगा 1 तो 1। अब यहां देखिए √3/2 और 1/2 2 2 कट गया तो क्या बचेगा? √3। अब यहां क्या हो जाएगा? 1/0। यही चीज मैंने क्या बताया हुआ था, अगर जीरो अगर नीचे में अगर रहता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, जीरो अगर ऊपर में रहता है तो वो वैल्यू 0 ला के देता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा? 1/0, 0 नीचे में आ गया तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब ये निकल गया। अब हमें कॉसेक का देखिए, कॉसेक का क्या होता है? साइन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये 0 का तो 0 ही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2। इसका क्या हो जाएगा? √2। इसका क्या हो जाएगा? 2/√3। इसका क्या हो जाएगा? 1। ठीक ऐसे ही सबका पलटते चले जाएंगे। सेक इसका तो 1, इसका क्या हो जाएगा? 2/√3। इसका क्या हो जाएगा? √2। इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 0। 10 का उल्टा। अब यहां पे देखिए, ये हम यहां से लेना शुरू करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यहां पे इनफाइनाइट हो गया। ये क्या हो जाएगा? इसका इनफाइनाइट। अब यहां क्या हो जाएगा? √3। यहां क्या हो जाएगा? 1। यहां क्या हो जाएगा? 1/√3। और यहां क्या हो जाएगा? किसका बेटा? क्यों? अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं ना। हमने क्या कॉसेक यानी कि साइन का तो ये सही कह रही है, ये 4/0 हो जाएगा ना। तो 4/0 ये और ये, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हमें एक का अगर पता है, पता क्या है एक के बारे में मुझे इन्फॉर्म है कि हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। बेटा थोड़ा इसको, हाँ, अगर निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे? बाकी का फॉर्मेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में नहीं अगर समस्या हो तो क्या करना है? हम इसको पूरा का पूरा वैल्यू निकाल के रख लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगेगा बेटा पूरा वैल्यू निकालने में। 2 मिनट में पूरा वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। कोई डाउट यहां तक में? नहीं। इरेज करें। चलिए, अब यहां से हमें समझना क्या है कि रिलेशन, ठीक है, हम कुछ रिलेशंस बता रहे हैं। एक रिलेशन पे बेटा 3 गो रिलेशन तैयार होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमको ये पता है, अब यहां देखिए साइन इनटू कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाता है? 1। कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिए साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा इस रिलेशन के बेस पर बेटा? 1/कॉसेक। और कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा इस बेस पर? 1/साइन। एक रिलेशन पे तीन रिलेशन बना। ऐसे ही हर किसी के साथ होगा। अगर मान लीजिए अगर कॉस लिए हुए हैं तो कॉस इंटू क्या हो जाएगा? सेक इक्वल टू क्या होगा? 1। तो कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1/सेक। सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक। कॉस 1/कॉस हो गया। ऐसे ही 10 के साथ रिलेशन लीजिए। 10 और इंटू कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1/कॉट। और कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10। ये रिलेशन बन गया एक पे। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए एक रिलेशन बनता है 10 इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? साइन बाय कॉस। ये तो पता है। अगर बेटा 10 इक्वल टू साइन बाय कॉस तो बताइए फिर कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? उल्टा, कॉस बाय साइन। अब चलिए ये तो इससे क्लियर हुआ। अब एक चीज देखिए 10 इक्वल टू साइन का उल्टा क्या होता है? 1/कॉसेक। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? 1/सेक। याद है मैं बताया हुआ हूं, जो नीचे रहेगा ऊपर, ऊपर जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा। यानी कि क्या कंडीशंस बन जाएगा? सेक बाय कॉसेक। तब कॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा? कॉसेक बाय सेक।
अब एक चीज देखिए, मैं यही चीज आप लोगों को बता रहा था कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिस टर्म में आपको ले जाना है उस टर्म में आप ले जा सकते हैं। एक ये दूसरा फॉर्मेशन तैयार हुआ, एक तीसरा फॉर्मेशन तैयार होता है वन वाला फॉर्मेशन, ठीक है, एडिशन वाला। कहने का मतलब यह है कि एडिशन वाला फॉर्मेशन। तो क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बेटा साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये एक फॉर्मेशन तैयार हुआ। अब दूसरा फॉर्मेशन किसके बेस पे हम लेते हैं, कॉसेक और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और कॉट स्क्वायर, अब देखिए यहां पे हम कॉसेक कर लेते हैं पहले, कॉसेक स्क्वायर, अब -1 लेते हैं इक्वल टू कर लेते हैं कॉट स्क्वायर। ये याद रखिएगा क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम कॉसेक को यहां रहने देंगे, इसको अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस में रह जाएगा। हम इसको प्लस कर लेते हैं, इसको अंदर ले आते हैं, ठीक है। एक ये कंडीशन बन गया, और एक तीसरा कंडीशन किस पे बनेगा, सेक और टेन पे। तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब यहां पे फिर ले लेते हैं, सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। और टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। हो गया, ये एक रिलेशन बन गया। बस इतना ही रिलेशन पे बनाना है। उसके बाद जो कुछ बचता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी का है, 90 माइनस थीटा वही वैल्यू लाके देगा। मान लीजिए अगर साइन 90 माइनस अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा अगर है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर मान लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा आयुषी, कॉस 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा। ये सिंपल है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा अगर कॉस होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, रुक जाओ, जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। महिमा बताओ, टेन 90 माइनस थीटा कॉट होगा, क्या होगा रे, हाँ कॉसेक होगा। इतना कंफ्यूजिंग क्यों है, मैंने थोड़ा बोल दिया होगा रे, नहीं 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 ये नहीं होगा, ये होगा टेन कॉट होगा, ठीक है। अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा, चंचल कॉस, गुड। चलिए सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक होगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक हो थीटा। बस अगर इतना ही इसमें याद है तो आराम से आप ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज वाला सम आसानी से बना सकते हैं। जो आइडेंटिटीज वाला सम होगा वो आराम से इस पे बन जाता है। अब आता है आइडेंटिटीज के बाद भी तो होता है रेशियो वाला। ये तो हमारा क्या था, आइडेंटिटीज वाला सम। रेशियो सम आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चार्ट, एंगल चार्ट पता होना चाहिए। अगर वो दोनों अगर आपको पता है तो बना सकते हैं। हम बेसिक चीज बता रहे हैं, हमेशा याद रखना। जो कंफ्यूजिंग होता है, मैं याद है मैंने पहले भी एक क्लास में मैंने बोला हुआ था कि जो बोलेगा वो परपेंडिकुलर होगा, याद करो, बोला था साइन ए, तो मान लीजिए ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मत बोलना तुम जो ही कि यहां बी क्यों लेंगे, ठीक है। अगर बोलेगा साइन ए, चेंज क्या होगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा। तो ए तो परपेंडिकुलर बेस, साइन सी परपेंडिकुलर बेस, बस इतना ही करना है, इंटरचेंज कर देना है। पहला प्रॉब्लम खत्म। दूसरा प्रॉब्लम ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, बेस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस। यहां कुछ नहीं, याद कीजिए पाइथागोरस वाला थ्योरम, बस उसी को इंप्लीमेंट करना होता है। एग्जामिनेशन हॉल में मैं अगेन एक बार बता रहा हूं, ये भूल जाइएगा कि P लिखना है, B लिखना है, H लिखना है। मैं सीधा कह रहा हूं कि मार्क्स काटने का कोई भी रीजन छोड़ के नहीं आना है। बोलेगा तो इसको नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, जहां आपको बेटा P लिखना है वहां A भी लिखिएगा,
जहां बी लिखना है वहां बी सी लिखिएगा, जहां ए सी, जहां एच लिखना है वहां ए सी राइट करेंगे। यानी अगर मान लीजिए साइन इजकल टू यहां लिखना है, साइन ए इजकल टू अगर हम राइट कर रहे हैं तो वहां तो हम पी बाई एच देख रहे हैं, तो हमको पी बाई एच का यूज नहीं करना है, हमें क्या कर देना है यहाँ ए बी बाई ए सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बना रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल का बेस रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए एग्जामिनेशन में ये जरूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे मार्क्स काट लेगा, नहीं काटेगा, बट अगर आप साइड्स को डिनोट्स करते हैं ना तो वो ज्यादा समझ में भी आएगा सामने वाले को, और सामने वाला ये फील करेगा कि नहीं आपको पता भी है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें दो तरह का होता है, एक तो 90 डिग्री होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां दो तरह के एंगल्स बनते हैं, एक बनता है डिप्रेशन, एक बनता है एलिवेशन। हिंदी में कहते हैं उन्नयन, अवनयन। इंग्लिश समझना और इजी हो जाता है। डिप्रेशन मतलब गर्त में जाए, डिप्रेशन में जा रहे हैं, 10th का एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है, डिप्रेशन में जा रहे हैं मतलब क्या, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिप्रेशन एंगल नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, जो नीचे की तरफ जाएगा वो डिप्रेशन एंगल बनेगा। एलिवेशन एंगल मतलब, एलिवेट मतलब होता है राइज करना, ऊपर की तरफ बढ़ना, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एलिवेशन एंगल हो जाएगा। इसको याद रखना है। वैसे मैं एक नॉर्मल सा चीज बता रहा हूं, कॉमन सा चीज है बता रहे हैं, छोड़ देना है इसको, इस पे फोकस ही नहीं करना है कि एलिवेशन बोल रहा है, डिप्रेशन बता रहा है, क्योंकि हम और जो ही इस पे बहुत सारा सम्स किए हुए हैं। मैंने एक ही चीज बताया कि अगर समझ में नहीं आया कि हमारा एंगल कैसे बन रहा है, फिगर बना लो। अगर एंगल का वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है कहां देना है, तो क्या करो भाई, हमें उसके बेस पे दूसरा साइड्स निकालना है। हम जो मेंशन किया हुआ है ना जो एंगल, हम उसी को लेके डिनोट्स करेंगे, हम अपोजिट में जाने का कोशिश नहीं करेंगे। बात आई समझ में? अगर मान लीजिए मुझे बोल रहा है कि एक बेस जो है वो, ये वाला बेस जो है, अगर हमने एक फिगर बनाया है ये वाला, अब बोल रहा है कि बेस इसका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है एंगल ऑफ इलेवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बोल रहा है वो 30 डिग्री है। हमें नहीं पता कि एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है हमारा या डिप्रेशन बन रहा है, मेंशन नहीं कीजिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए देखो, क्योंकि ये फाइनलाइज है, फिनिशिंग क्लास है, लास्ट क्लास में बता रहा हूं आज, इसके बाद फिर आप लोग का क्लास खत्म है मेरे पास। ठीक है, तो बेटा मैं एट अ मूवमेंट, जहां पता है आपको, सारा चीज पता है, जिस जगह पे, उस जगह पे मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करना है। जहां नहीं पता है, फिगर तो हमारा बन गया, पता ही नहीं चल रहा है कि एंगल ऑफ इलेवेशन बनाए या एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है, एंगल वैल्यू मत दीजिए, फिगर बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, वहां अब क्या करना है, अब ये देखिए हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालना है। ये लैडर दिया हुआ है, लैडर का डिस्टेंस निकालना है कि लैडर जो है वो कहां है। बोल देगा कि जमीन से 7 फुट से किसी एक हाइट के ऊपर में लैडर लगाया हुआ है, 30 डिग्री का एलिवेशन कोण या डिप्रेशन कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो बताइए लैडर की लंबाई क्या है। तो ये तो हमें पता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, बेस। निकालना क्या है, क्या दिया है, निकालना क्या है। अब बताइए बेस और हाइपोटेनस दोनों किस में हो सकता है, बेस और हाइपोटेनस किस में हो सकता है, कोई भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सीधा अपने फॉर्मेशंस पे आएंगे, बी बाई एच पे, बेस और हाइपोटेनस पे। हम यहां क्या शुरुआत करेंगे, cos 30 डिग्री इक्वल टू बी बाई एच। बी बाई कितना हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा BC, एच हो जाएगा हमारा AC। अब 30 डिग्री का यहां वैल्यू पुट करेंगे, BC की जगह पे BC का वैल्यू देंगे, AC x रखेंगे, निकाल देंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। जहां प्रूव्ड करने वाला सम रहेगा, जो इसको हमको प्रूव्ड करना है, तो प्रूव्ड करने वाले सम में क्या करना है, RHS और LHS की तरफ फोकस करना है। जो LHS में कह रहा है किसी एक को उठा के प्रूव कीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन आ जाए कि दोनों प्रूव्ड नहीं हो रहा है, तो दोनों को तोड़ दीजिएगा। LHS भी तोड़ के एक अपना वैल्यू लाइएगा, आपको नजर में जो आ रहा है, LHS को भी तोड़ के अपना वैल्यू लाइएगा जो आपके नजर में आ रहा है कि ये हो सकता है। जो आपने LHS में लाया हुआ है उसी को RHS में लाइएगा। दोनों का वैल्यू देखिए, हम प्रूफ दो तरीके से कर सकते हैं ना बेटा, 3 + 4 और 5 + 6 अगर हमको प्रूफ करना, 5 + 2 अगर हमको प्रूफ करना है, तो या तो हम इसको 5 + 2 में ले आए, या तो हम इसको 3 + 4 में ले आए, नहीं तो दोनों को हम 7 कर दें। अगर हमें लगेगा कि हम इसके आइडेंटिटीज को नहीं समझ रहे हैं, कहां हमको क्रॉस होगा, हम उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, दोनों को 7 में लाके RHS इक्वल टू यहां लिख देना है, RHS इक्वल टू LHS, 7 = 7 प्रूफ कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हाँ, सम देके सो दैट इक्वल टू इतना, या RHS और LHS दे देता है दोनों तरफ, तब कहता है कि प्रूव्ड दैट
RHS इक्वल टू LHS उस कंडीशन में। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, ये कौन बोल दिया आपको कि वही वैल्यू लेके आना, वही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूं। दोनों का एक परफेक्ट वैल्यू लेके आ जाइए, दोनों को प्रूव कर लीजिए। या तो LHS जैसा है वैसे ही RHS को बना दीजिए, या तो RHS जैसा है वैसे ही LHS को बना दीजिए। 3 प्रोसेस है, दोनों के लिए अलग वैल्यू लाना सबसे इजी प्रोसेस हो जाता है। आप अगर P/B के बेस पे अगर ले जाते हैं तो दोनों का इक्वल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सॉलिड मार्क्स आता है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में मार्क्स मींस नहीं होता है। फिगर कंसंट्रेटली बनाना, फिगर क्या कह रहा है, फिगर पे ज्यादा फोकस करना है। क्लियर, कोई डाउट? किसका वैल्यू? चलिए ये भी सीख लीजिए, अगर किसी का वैल्यू अगर निकालना हो तो वो भी सीख लीजिए कि हम वैल्यू निकालेंगे कैसे। ठीक है, चलिए 2। ठीक है, मैं 2 चीज यहां पे बताऊंगा। ठीक है, अब बेटा इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन हम एक पेड़ लगा के वन जा लगा सकते हैं। 1 आया, अब तो 1 को यहाँ ला के ऐड करते हैं तो 2 आ रहा है। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ हमें 2 बार 0 देने का ऑथोरिटी मिल जाता है। यहाँ 4 जा ले लेते हैं, 24 जा 96। अब यहाँ क्या बचेगा बेटा 4। अब 4 को यहाँ ला के ऐड कीजिए 8। अब यहाँ तो हमने ऑलरेडी डेसिमल दे दिया हुआ है तो 2 0 देने का हमको ऑथोरिटी तो है ही। यहाँ पे 1 दे दीजिए, यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ 281 हो गया। कुछ भी हो, हमको 2 डिजिट में ही जाना है, 1.41। 2 डिजिट करके ही छोड़ना है। ठीक है, हो गया, कोई डाउट नहीं, बन जाए, निकलेगा ये। चलिए अब देखिए, अच्छा तो 3 का निकालिए तो आके जो है, तब ना हमको पता चलेगा, समझ में आया? धन्यवाद देवराज यहाँ के कमेंट के लिए। ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा अपने एरिया में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। आप लोगों को नहीं पता था क्या कि मैं लाइव क्लास जोड़ रखा हूं? पता था। गुड, चलिए ठीक है, आया समझ में आप लोगों को भी बेटा कैसे निकालेंगे? अब सवाल उठता है, जो एक डेसिमल का वैल्यू अगर रहता है बेटा √9, √4, √0.9, √0.4, क्या होगा बताइए? 9 का कभी नहीं आएगा। क्या करोगे, 9 का पहले निकालोगे, उसके बाद फिर 10 का निकालोगे, 9 का निकाल भी लोगे, 10 का निकालोगे, उसके बाद फिर डिवाइड देके ऊपर में डेसिमल बिठाओगे, कितना बार करोगे? दिक्कत है ना जी। अच्छा एक चीज बताइए, क्या हमको इसको अगर हम बेटा 90/100 अगर कर दें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, 100 का आप लोगों को नहीं पता है कितना होता है? अब रहा बात 90 का निकालना है, तो 90 का निकाल लीजिए ना, हटाइए ना। 9 9 जा 9 बचा, डेसिमल डाल दें, 00 यहां होगा। अब 5 जा तो होगा नहीं, तो 4 जा देंगे। 4 चौका 16 का 6, 8 चौक 32 और 1 33, 4 1 4 और 3 7, 10 में से 6 चला गया, कितना बचा? 9 में से 3 गया, 8 में से, अब तो इससे छोटा ही है। अब बेटा यहाँ पे हम इसको 9.4 राइट करें। अब बेटा ये डेसिमल 0 को हटा के जब हम डिवाइड देते हैं तो लेफ्ट की तरफ बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? 0.9 का स्क्वायर रूट तोड़े तो 0.94 आया। आई बात समझ में? स्टूडेंट गलती कर देता है, क्या कर देता है, वहां 9 है तो 3 का तो 9 होता है, तो 0.3 लिख देता है, या 0.3 निकाल लेता है। चलिए ऐसे ही 4 का निकालिए, देखिए क्या आता है 4 का। रुक जाइए, चंचल आप आइए।
ए बेवकूफ लड़की। ये क्या कर रहे हैं? 9 क्यों दिए हैं? स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट से डिवाइड होता है बेवकूफ। 6 जाना दोगे? स्क्वायर रूट 6 जा 36 ना। 1 जा 1, 2 जा 4 कम होगा, 3 जा 9 कम होगा, 4 जा 16 कम होगा, 5 जा 25 कम होगा, 6 जा 36 कम होगा, 7 जा 49 ज्यादा हो जाएगा। तो 6 जा 36 ना। 4 1 ऐड कीजिए 12, डेसिमल दीजिए यहाँ, 2 बार 0 यहाँ आएगा रिमाइंडर की जगह पे। अब इस पे देंगे, क्या देंगे? 3 रख के देखिए। 4 रखेंगे तो 12 4 जा 48 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 3 रखिए। यहाँ नहीं 3 रखेंगे ना बेटा, यहाँ रखेंगे ना 3। 123 3 जा 369 69। अब यहाँ 3 देंगे। अब लिख लीजिए, यहाँ सामने लाइए, देखिए इसका टू कितना हो गया बेटा? 6.3 100 का 10 तो क्या हो गया? 0.63 हुआ। आया समझ में? समझे महिमा? आयुषी समझ में आया? सब में हूं पक्का आया समझ में? स्क्वायर के साथ ही होगा। चलिए आयुषी सब बोलिए समझ में आया। आयुषी आ जाइए। जीरो 0.7 का निकालिए, 7 का नहीं 8 का निकालिए बेटा। लीजिए मार्कर। तब सिंह जी तो बताइए, शर्ट मेरे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? बेवकूफ बना रहे हैं मुझे, या मुझे पता नहीं कि कैसा लग रहा है? तो इसलिए आप बता दिए अच्छा लग रहा है, यानी अच्छा लग नहीं रहा है। मैंने आपसे पूछा इसलिए आपने मुझसे बताया। छोड़ दीजिए, हो गया बेटा। 2 ही डिजिट में निकालना है। आपके पास ऑलरेडी नीचे में एक 10 है, तो 0.89 ठीक है, 0.89। चलिए ठीक है। अराउंड 2 हम लोगों ने बहुत सारे लेसन्स को रिवाइज किया है, ठीक है। अब आप लोगों का काम है, जो मैंने पूरे साल आप लोगों को बताया है, जो पूरे साल मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको अपने मेमोरी में एक दिन के लिए रखना है। हाँ, उसके बाद फिर आप निकाल दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन एक दिन जरूर रखिएगा। मैथ्स के जो रूल्स हैं, बेसिक रूल्स, 4 एक्टिविटी करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 4
रूल्स है उसके RHS LHS, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम एक्शन इन बोथ साइड, और उसके बाद एक डू एज डायरेक्टेड। ये 4 रूल, 4 एक्टिविटी, सम्स को पढ़ना है, डायरेक्ट बनाना नहीं शुरू कीजिएगा, सम्स को पूरी अच्छी तरीके से पहले समझिएगा। अगर सम समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला सबसे पहले माइंड में रख लाइएगा। अगर अभी भी कहीं फॉर्मूला में अगर डाउट्स है, इस फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा। फॉर्मूला के डाउट्स को लेकर एग्जामिनेशन हॉल में बेटा नहीं जाइएगा, ठीक है। एग्जाम होने के बाद एक बार जरूर मेरे पास आइएगा। अभी जितने दिन का है क्लासेस, भले ही आज मेरा लास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको रात में 12 बजे में पढ़ते समय अगर कोई डाउट्स होता है, देन कॉल मी, मुझे कॉल कीजिए, जो सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट्स को लेकर, ठीक है। समझ में आया? ये नहीं कि हम बस ऐसे ही कर रहे हैं, हम गूगल से कर लेंगे पे मत छोड़िएगा, तुरंत मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, तुरंत मुझे कॉल कीजिएगा। आपको तो पूरा कंसियस होकर अपना 100% दीजिएगा एग्जाम में। मैथ्स सब चीजें बचपन से याद करते आए हैं। पैनिक होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, पूरा पॉजिटिव माइंड के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा। नहीं होगा तो दही चूड़ा खा लीजिएगा, हाँ, ठीक है ना। आराम से मैं चलूंगा वहां तक। अब सिर्फ फॉर्मूला देखिएगा, थ्योरम वाला कुछ पार्ट्स देख लीजिएगा, और मैथ्स सब नहीं करना है, टॉप कर दीजिए मैथ्स, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजिंग आएगा, कोई सब नहीं बनेगा तो थोड़ा हॉपलेस हो जाइएगा। तो उन सब चीज़ों को लेके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है। जितना प्रिपरेशन करना था आप लोगों ने अपना 100% दे दिया हुआ है यहाँ, अब वहाँ 100% देना है। किसी से भी बेटर होगा, किसी से भी अच्छा होगा, मार्क्स आएगा, आई होप सो मार्क्स आएगा। थोड़ा डिसाइड होकर करना, थोड़ा कंसियसली करना, थोड़ा सोच समझ के एग्जाम का क्वेश्चन अटेंड करना, क्वेश्चन को थॉटली पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि क्या होता है ना बेटा, हाई मार्क्स वाला जितना भी क्वेश्चन रहता है ना, उसके साथ एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक टफ होता है एक इजी होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ना हमें मार्क्स गेन करना है ना, वहां हमें अपनी क्वालिटी को थोड़ी ना दिखाना है कि हम भारी वाला सम बना के हम एकदम 30 मार्क बन रहे हैं। लगेगा कि इससे इजी ये सम है, हम इजी वाला सम करके मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूरा अटेंड करना, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन राइट करना, आंसर जो आ रहा है उसको घेरा मार देना, उसको अंडरलाइन कर देना, उसको बॉक्स में रख देना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन करने के बाद बीच में एक अंडरलाइन खींचते चलना है, क्वेश्चन को सेपरेट करते जाना है, ठीक है। एक के साथ नहीं कर रहे हैं। रफ वर्क जहां कहीं भी करना है, रफ वर्क के लिए क्या करना है, साइड में एक लाइन खींच के रफ वर्क उसमें करना है। ये नहीं कि यहां क्वेश्चन बना रहे हैं यही रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। रफ वर्क जितना भी होगा वो उस पेज में साइड में एक छोटा सा पार्ट ले लीजिएगा रफ वर्क के लिए, उसमें रफ वर्क करना है, ठीक है। देखिए दीजिए अपना 100%, अच्छा जाएगा, ठीक है। डर के मत जाना एग्जामिनेशन हॉल में, डर के जाओगे बेटा एको गो सम नहीं बनेगा मैथ्स का। पैनिक होके जाओगे एक सम समझ में नहीं आएगा मैथ्स का। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं कि बेटा एग्जामिनेशन हॉल तक रीच करने के बाद डर के क्या मिलेगा, कुछ हासिल होगा और क्या होगा, एग्जाम खराब चला जाएगा। इससे अच्छा जो होना है होगा, अब हमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे के आना है, ठीक है। जस्ट लाइक उस क्रिकेटर की तरह विपक्षी टीम 500 बना दिया हुआ है, मेरे तो 4 प्लेयर आउट हो गए हुए हैं, अब हम क्या करें, जाके हम भी आ जाएं, उससे अच्छा कुछ रनों का सहयोग दे दें, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आराम से देखना है, और गंगा नदी अगर बह रही हो तो हाथ धो लेना है, ठीक है। अभी तो एग्जाम में चलेगा, एग्जाम तक तो हैं ही हम लोग जुड़े हुए, ठीक है। देख लीजिए एक बार ट्रिग्नोमेट्री का फेजेस।